पार्क के बाहर ही अनामिका का पानी पूरी का दुकान था। पति रमेश, ससुर जी प्रसाद के साथ वो पानी पूरी का दुकान चलाती थी और अपने परिवार का देखभाल करती थी। अब चूंकि पार्क के आसपास कोई अन्य पानी पूरी की दुकान नहीं थी, इसीलिए अनामिका की पानी पूरी की बहुत डिमांड थी। हमेशा वहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, जिससे वो अच्छे पैसे भी कमाती थी। एक दिन अरविंद कॉलोनी में एक बड़ा ही खूबसूरत सा घर, शारदा निवास, जिसे देखकर बुजुर्ग महिला पार्वती को बड़ी ईर्ष्या होती है। वो अपने पति ईश्वर के पास जाकर शारदा निवास के लिए मन में ईर्ष्या लेकर कहती है, देखो तो जरा, ये 2 दिन की लड़की गांव से शहर आई और इतना बड़ा घर बना ली। पार्वती के पति उसकी बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता चल गया, अब इसका सत्यानाश हो जाएगा। उसकी बातें सुन के पार्वती गुस्से से देखने लगती है। ईश्वर डर जाते हैं। उन्हें डरते देख पार्वती का मन शांत होता है। शारदा से मिलने की क्या जरूरत है पार्वती, हमारा अस्पताल का काम हो गया है, अब हम गांव लौट जाएंगे। हम तो कार से ही लौटेंगे, अच्छा लगेगा क्या? इतना दूर आने के बाद अगर ना मिले, आप मुंह बंद ही रखिए, कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हिलाते बस मेरे पीछे आइए। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ। वैसे तुम्हारे अलावा इस बात को कोई मानेगा भी नहीं। पार्वती गुस्से से देखती है और जाके कॉलिंग बेल बजाती है। घर के अंदर सोफे पे बैठ के शारदा टीवी देख रही थी। कॉलिंग बेल की आवाज सुन के वो आके दरवाजा खोलती है। पार्वती और उसके पति ईश्वर को देखकर शारदा मन ही मन सोचने लगती है, बाप रे, ये क्यों आ गई? इसके मन में तो बहुत नफरत और ईर्ष्या है। गांव में इसे लोहे की महिला कहते हैं, अब ये मेरे घर क्यों आ गई? हे भगवान, हमें बचाइए। सोच ही रही थी कि पार्वती शारदा को धकेलते हुए घर के अंदर आके सोफे पे बैठ जाती है। बिना कुछ कहे उनके सामने सिंगल सोफा पे आके शारदा बैठ जाती है। पार्वती बिना कुछ कहे बस घूर घूर के उसके घर को ही देख रही थी। शारदा के बुलाने के बाद भी वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। छिपकली की तरह तुमने बहुत देख लिया पार्वती। शारदा बहन तुम्हें कब से आवाज लगा रही है, सुनो। ईश्वर के पार्वती पार्वती कहने पे पार्वती देखती है, फिर कुछ अजीब सवाल पूछने लगती है। बिना मन के शारदा जवाब भी देती है। तब तक रमेश और अनामिका एक बड़ा सा कवर लेके शारदा के पास आते हैं। सासू माँ, मैं और आपके बेटे हमारे पानी पूरी के दुकान जा रहे हैं। आप और बच्चे सावधान से रहिएगा, और हाँ, बच्चे लौटेंगे तो उन्हें मैगी बना के दे दीजिएगा। ठीक है बहू, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, बुरी नजर नहीं लगेगी। तुम लोग सावधानी से जाना। जाओ बहू, जाओ। ठीक है माँ, जाके आता हूँ। इस तरह कह के रमेश और अनामिका बाइक से निकल जाते हैं। आहा शारदा, बहू पानी पूरी का धंधा करके घर बना ली और तुम लोग इतने अच्छे से रह रहे हो। ये बताओ, बहू की पानी पूरी की दुकान कहाँ है? गांव लौटते वक्त हम खा के जाएंगे। पार्वती की बातें सुन के शारदा मनी मन कहती है, वहाँ भी ये अपना लोहे का टांग लेके पहुँच जाएगी। ऐसा कहकर वो उसे गलत पता बता देती है। पार्वती को लगता है सही है। तब तक प्रसाद वहाँ आ जाते हैं और सब सच बता देते हैं। आहा, लगता ही ये बहू का पानी पूरी का असर है। ठीक है शारदा, गांव में बहुत काम है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर पार्वती और ईश्वर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद प्रसाद भी शारदा को बताकर पानी पूरी की दुकान की तरफ निकल जाते हैं। पार्वती गाड़ी से अनामिका के पानी पूरी के दुकान पहुँचती है। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आसपास और कोई दूसरा पानी पूरी का दुकान नहीं था। इसीलिए यहाँ इतना भीड़ है कि उसे समझ में आ जाता है। बस 2 दिनों के अंदर अपने जान पहचान के कमला और दशरथ के साथ मिलकर वो वहाँ पे एक पानी पूरी का दुकान खोल लेती है और बहुत ही कम भाव में पानी पूरी बेचने लगती है। कुछ ही दिनों के अंदर ऐसी हालत हो गई कि मानो अनामिका का व्यापार का दिवाला निकल गया हो। रात दिन देखे बिना शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका सभी के नींद हराम हो गए। उनके मन में एक रद्दी शांति नहीं थी। ऐसा मानो कि वो सब कुछ हार चुके हो। वो बस सोच रहे थे, अनामिका, क्या हम कोई आइसक्रीम का दुकान खोल ले? बहू, तरकीब अच्छी लग रही है। वो तो ठीक है माँ जी, पर अगर पार्वती को लगा कि उससे हम डर गए हैं और उसके डर से हम दुकान बंद कर लिए हैं, फिर उसका घमंड और अहंकार दोनों बढ़ जाएगा। जहन्नुम में जाए, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं शारदा, बहू सही कह रही है, और तुम तो हमसे ज्यादा
बेहतर जानती हो पार्वती को, फिर ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो तुम क्या कहना चाहती हो? उसके डर से हम कोई दूसरा दुकान ना लगाए? ऐसा क्यों होगा माँ जी, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। बस मैं इतना सोच रही हूँ कि ऐसा क्या करे कि उसे मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। फिर हमें पानी पूरी बेचना होगा, कुछ अलग वैरायटी बना के, तभी जाके तुमने जो कहा वो काम करेगा। बिल्कुल सही कहा, पर पानी पूरी में क्या वैरायटी होगा? पानी पूरी अगर वैरायटी में बेचे फिर कैसे हो सकता है? कहकर अनामिका सोचने लगी। उसके साथ साथ शारदा, प्रसाद और रमेश भी सोचने लगे। तभी वहाँ पे अचानक से उसे एक फायर इंजन की आवाज सुनाई देती है। अनामिका के दिमाग में फायर पानी पूरी की तरकीब आती है। वो खुशी खुशी सभी को देखते हुए, सासू माँ, पिताजी, अजी सुन रहे हैं? एक तरकीब आई है। इस तरह आज तक किसी ने नहीं किया है, कहीं भी नहीं हुआ है। हम करेंगे। जहाँ हमारे पानी पूरी के दुकान का दिवाला निकल गया, बिल्कुल उसी जगह पे हम फायर पानी पूरी बेचना शुरू करेंगे। क्या बहू, फायर पानी पूरी? ये क्या होता है बहू? मुझे पता है माँ जी, कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति के बारे में मुझे पता है बहू। इस तरह खुश होकर उस रात सब सो जाते हैं। फिर 2 दिन निकल जाता है। पुरानी पानी पूरी के दुकान पर अनामिका अपने परिवार के साथ फायर पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। वहाँ से सभी गुजरने वाले अनामिका के मुंह से फायर पानी पूरी का नाम सुन के उसे टेस्ट करने के लिए वहाँ आने लगते हैं। वो उसका स्वाद लेते हैं। उस दिन से उन्हें नया और अधिक स्वादिष्ट लगने लगता है अनामिका का फायर पानी पूरी। उसे खाने के लिए लोग वहाँ पे भीड़ लगा देते हैं और इस वजह से कमला दशरथ का पानी पूरी का दुकान का दिवाला निकल जाता है। फिर उन्होंने भी फायर पानी पूरी बनाने का सोचा। फिर एक दिन कमला, दशरथ, पार्वती, ईश्वर सभी मिलके अनामिका का फायर पानी पूरी खाने के लिए उसके दुकान पे आते हैं। उन्हें देखकर उन्हें सबक सिखाने के लिए ज्यादा मिर्ची डालकर कमला, दशरथ, पार्वती सभी को वो पानी पूरी खाने के लिए देती है, पर ईश्वर को वो सामान्य फायर पानी पूरी ही देती है। कमला, दशरथ और पार्वती खुशी खुशी फायर पानी पूरी सीधा मुंह में डालती है। जैसे ही पानी पूरी मुंह में जाता है, बस उतनी ही देर में वो मिर्च के मारे चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर शारदा और अनामिका की हंसी नहीं रुकती। तब से फायर पानी पूरी का दुकान शुरू करके उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुबह के 11 बज चुके थे। धूप बहुत ज्यादा थी, इसीलिए सासू माँ बहुरानी शारदा और अनामिका घर पे रह नहीं पा रही थी। इसीलिए घर के पास के ही एक बड़े से पेड़ के नीचे वो जाकर आराम करती है। बाप रे सासू माँ, कितनी गर्मी है। हमारे जैसे गरीब लोग इतनी तेज गर्मी में कैसे रहे? दूसरे लोगों के बारे में सोचना छोड़ो, ये सोचो हम कैसे जिएंगे। ये गर्मी का मौसम जब आ जाता है ना, जो काम हम जानते हैं वो काम भी हम ठीक से नहीं कर पाते। हाँ बहू, घर में भी बस 2-3 दिन के लिए ही अनाज बचे हैं। 8 बजते ना बजते कड़ी धूप निकल आ रही है। शाम होते ना होते मौसम ठंडा हो जा रहा है। ऐसे में मजदूरी के लिए कोई बुला नहीं रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम जिंदगी कैसे काटेंगे। आप तो बुजुर्ग हैं सासू माँ, आपको कई तरह का अनुभव भी है। क्या करें, आप ही कुछ बताइए। क्या कहे बहू, ठंड या बरसात सहा जा सकता है, पर ये गर्मी का मौसम सहन करना बहुत मुश्किल है। गर्मी में मजदूरी का कोई काम भी नहीं कराता और इसीलिए हमें काम भी नहीं मिलता। यहाँ बात चली रही थी, तभी बाप बेटा प्रसाद और रमेश गर्मी बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से हड़बड़ा के बाहर आते हैं। सास बहू खड़ी हो जाती है। प्रसाद, रमेश बिस्तर पे जाके बैठते हैं। उनका उदास चेहरा देखकर शारदा पूछती है, क्या हो गया बाबू, तुम लोग बड़े उदास लग रहे हो। क्या कहूँ माँ, इस गर्मी के मौसम की वजह से 2 वक्त का निवाला भी मुंह तक ठीक से पहुँच नहीं पाता। आप और पिताजी जिस राइस मिल में काम करते थे वो बंद हो गया क्या? हाँ बेटा, जब तक ये गर्मी रहेगा पटेल राइस मिल खोलेगा नहीं। यही लेके हम परेशान हैं। हाय रे, गर्मी की वजह से हमें मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था कहीं, अब तुम लोग भी बेरोजगार हो गए। दुखी मत हो शारदा, घर लौटते वक्त मैं और बेटा पत्थर तोड़ने की बात कर रहे थे। तुम और बहू गर्मी सहन नहीं कर पाओगी, तुम लोग घर पे ही रहना। क्या कह रहे आप, इस तपती गर्मी में
आप और बेटा पत्थर तोड़ने का काम करेंगे? नहीं नहीं, आप लोगों को लू लग जाएगा, उसके बाद ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ पिताजी, लू लगने से हमारा नाड़ी तंत्र को नुकसान होता है। कभी कभी तो गर्मी के कारण लकवा भी मार देता है। जो लोग वृद्ध है उनको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ये सब कुछ हमारे ग्राम प्रधान द्वारा घोषित किया गया है। हाँ जी, बहू ने बिल्कुल सच कहा। अनामिका, जरा मटके से पानी ले आना। फिर पानी लाने के लिए अनामिका घर चली जाती है। तब तक शारदा और प्रसाद बातचीत कर रहे होते हैं। मिनटों के अंदर अनामिका पानी ले आके रमेश को देती है। फिर चारों बैठ के एक साथ गपशप करने लगते हैं। वो दिन निकल जाता है। अब रात हो जाती है। शीतल वातावरण, सुहानी चांदनी रात। जो कुछ था उनके पास वो खा के दलान पे बिस्तर लगा के सास बहू शारदा अनामिका एक बिस्तर पे सो जाती है और दूसरे बिस्तर पे बाप बेटा प्रसाद और रमेश सो जाते हैं। सासू माँ, टिमटिमाते तारों के बीच एक बार चांद को देखिए जरा। ऐसा लग रहा है गोपियों के बीच कृष्ण जी है ना बहू? जब कभी चांद निकलता है तो माहौल कितना सुहाना हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। लगता है कितना अच्छा होता अगर ये चांद हमेशा रहता। हाँ सासू माँ, मैं भी वही सोच रही थी और आपने कह दिया। कितना अच्छा होता अगर दिन ना होता, सूरज कभी ना निकलता। है ना सासू माँ? तुम लोगों की बातें सुन के आसमान से अश्विनी देवता तथास्तु कह देंगे तो वैसा ही होगा। सूरज नहीं निकलेगा, हमेशा चांद ही रहेगा। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वातावरण भी ठंडा रहेगा। हम रोज काम पे जा पाएंगे, किसी को लू नहीं लगेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। हम सब फिर खुशी खुशी अच्छे से रह पाएंगे। इस तरह सास बहू बातचीत करते करते सो जाती है। फिर अश्विनी देवता मुस्कुराते हुए आसमान से सास बहू को तथास्तु कहकर आशीर्वाद दे देते हैं। थोड़ा वक्त गुजर जाता है। फिर सास बहू की आंखें खुलती है। आंखें खोलकर सास बहू देखती है कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। चांद की रोशनी चारों तरफ चमचमा रही है। बहू, अभी तक सूरज नहीं निकला। नहीं माँ जी, आप भी देखिए ना, आसमान नीला है, चांद भी तारों के बीच चमक रहा है। इस तरह की बातचीत के बाद सास बहू फिर सो जाती है। थोड़ा और वक्त निकल जाता है। अब सास बहू बिस्तर पे उठ के बैठ जाती है और चारों तरफ देखती है। बाप बेटा भी बिस्तर पे उठ के बैठे हुए थे। आसमान में तभी भी चांद था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये क्या बहू, अभी तक जो सूरज नहीं निकला, मुर्गे कुकरू नहीं कर रहे हैं, सूरज नहीं निकला तो घर पे भी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। असल में हो क्या रहा है? मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ सासू माँ, क्या कहूँ मैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इतना अंधेरा कभी नहीं था। लेटे लेटे पीठ दर्द हो रहा है, भूख भी लग रही है, पर दिन हो ही नहीं रहा है, सूरज भी निकल ही नहीं रहा है। ये सब सुनकर प्रसाद मजाक में कहते हैं, सास बहू की बातें सुन के अश्विनी देवता ने तथास्तु कह दिया है ताकि अब बस रात ही रहे और सास बहू अपना सारा काम कर सके। चुप रहिए आप, बहुत मजाक हो गया है। जो हम मांगे वो हमेशा होता है क्या? मैं नहीं मानती, पर सूरज क्यों नहीं निकल रहा है? वो नहीं होने वाला है, दिन नहीं होगा, सूरज नहीं निकलेगा, सास बहू सारा काम करेगी। इस तरह प्रसाद रमेश बातचीत करने लगते हैं। दिन निकल रहे थे। सास बहू के लिए अब चारों तरफ शाम ही शाम। जहाँ जा रही थी वहीं अंधेरा। सूरज ना होने की वजह से अब सब खराब होना शुरू हो गया। पेड़ सूख गए, खाना पकाने के लिए आग नहीं जल रही थी। चारों तरफ ठंडी ठंड। ठंड की वजह से प्रसाद की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई उपाय नहीं था। प्रसाद को सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। ये देखकर सास बहू उदास होकर रोने लगी। रात में सोने के दौरान वो दिन रात के बारे में चर्चा करते करते दोनों सो गई। फिर थोड़ी देर के बाद सास बहू की नींद खुली। आसमान में रोशनी, मुर्गे कुकरू कर रहे हैं, चारों तरफ एक ऊर्जा, सूरज निकला हुआ था। अपने चारों तरफ ये सब कुछ देखकर सास बहू बहुत खुश होती है। अब लकड़ियाँ भी जलने लगती है। खाना पकाने की तैयारी करते हैं, घर के सब सामान ले आते हैं। प्रसाद भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं। सूरज देखकर सास बहू बहुत खुश होती है। बहू, एक बात मैं समझ गई हूँ, हमारा दिल धड़कना जितना जरूरी है उतना ही दिन रात होना जरूरी है।
रात खत्म करके सूरज निकलना बहुत जरूरी है। हाँ सासू माँ, अगर दिन ना हो तो जीवन मृत्यु भी नहीं होगी। उस दिन से वो दोनों आलतू फालतू बातें करना बंद कर देती है। वो दिन भर मेहनत करती है और रात को सास बहू चैन से सोती है। इस तरह अपनी गलतियों से सास बहू को सीख मिलती है।